बेशक हमारा इमोशन हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन फिर भी इमोशन फुल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक स्किल है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि इंटेलिजेंट लोग भी कई बार अपने इमोशंस में बहकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा होता है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे इमोशंस मैनेजमेंट के कुछ खास टेक्निक्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे दूसरों के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत करने के लिए जीवन में सहानुभूति, संवेदनशीलता और उत्साह का महत्व। इमोशनल होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन इमोशंस हम पर हावी ना हो इस बात को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लेखक डैनियल कोलमैन हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एवरेज आईक्यू और अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने जीवन में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। वहीं हाई आईक्यू और लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग लगभग जीवन में असफल ही होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को उम्र के किसी भी मोड़ पर सुधारा जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। पार्ट 1, इमोशंस। इमोशंस के बिना जीवन का एक भी पल नहीं गुजारा जा सकता है। यह हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि यह हमारे जीवन के बाकी एस्पेक्ट्स जैसे डिसीजन मेकिंग और थॉट्स, जिनकी गिनती नॉर्मल इंटेलिजेंस में की जाती है, उनको भी प्रभावित करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब कभी न कभी अपने जीवन में दुखी होते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा कि कैसे वो दुख हमारे थॉट पैटर्न को प्रभावित करने लगता है, और इसी वजह से दुख के समय हम अपने बीते हुए बुरे पलों को और भी ज्यादा याद करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, इससे आपका सैडनेस ट्रिगर हो जाएगा और आपको पुराने मिले सारे धोखे याद आने लगेंगे, जिससे आपकी सैडनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको अपनी सुंदर जिंदगी ही मनहूस लगने लगेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह दूसरे तरीके से भी उतना ही ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्टिव होता है। मतलब आप अपने विचारों से अपने इमोशंस को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पार्ट 2, ब्रेन एंड इमोशंस। लेखक न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, उन्हें ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी जानकारी है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में इमोशंस बहुत गहराई तक बसे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ पुराने और कुछ नए भाग मौजूद होते हैं, और जो भाग इमोशंस को नियंत्रित करते हैं वो काफी पुराने होते हैं। मतलब साफ है कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे दिमाग के इमोशनल ब्रेन सेंटर एमिगडाला को ही ले लीजिए, जो बेहद पुराना है। दिमाग का यह भाग हमारे नए कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकता है। यानी कि हमारे इमोशंस हमारे माइंड से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना पूरी तरह बेकार साबित होते हैं। पार्ट 3, 5 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसे छोटे छोटे डोमेन्स में बांट कर देखा जाए तो इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। पहला डोमेन है नोइंग वंस इमोशन, यानी कि अपने इमोशंस को पहचानिए। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। जैसे कि हम सब कभी न कभी किसी बात को लेकर ईर्ष्या महसूस करते हैं। यह एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को स्वीकार नहीं करते हैं तब दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला कदम होता है, और मेडिटेशन या प्रार्थना की मदद से हम इस आदत को आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा डोमेन है इमोशनल मैनेजमेंट। हम कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। खाली बैठने से हमारे दिमाग में केवल निगेटिव इमोशंस ही पैदा होते हैं। ऐसे में हमें किसी एक चीज पर फोकस करके ज्यादा से ज्यादा देर तक उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, यह ध्यान रहे कि इस बीच आप अपने फोन या सोशल मीडिया अकाउंट से बिल्कुल दूर रहें। बेशक आज के इस दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे लिए काफी मददगार हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अक्सर इसका मिसयूज करते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि डिप्रेस्ड लोग सोशल नेटवर्क पे बाकियों से ज्यादा समय एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा अपने इमोशंस को मैनेज करने से पहले हमें अपने गुस्से को भी मैनेज करना सीखना चाहिए, जो 10 सेकंड रूल की मदद से आसानी से किया भी जा सकता है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो रिएक्ट करने से पहले आराम से बैठकर 1 से 10 तक काउंटिंग कीजिए। यकीन मानिए आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको एंगर के फर्स्ट साइंस को पहचानना होगा, जैसे अप टाइटनेस, मसल्स में टेंशन फील होना या डिजीनेस गुस्से के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिनके बाद हमारे गुस्से की शुरुआत होती है। तीसरा डोमेन है मोटिवेट योरसेल्फ।
अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद को समय समय पर रिवार्ड करते रहिए, लेकिन साथ में यह भी याद रखिए कि यह रिवार्ड्स आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि यह तो बस आपके गोल तक पहुंचाने वाले रास्ते पर मिलने वाला मोटिवेशनल फ्यूल है। इसके अलावा अपने मोटिवेशन को कायम रखने के लिए रीजनेबल और अटेनेबल गोल्स सेट कीजिए। आपके गोल कुछ ऐसे होने चाहिए जैसे पहला, चूज मॉडरेटली हार्ड। जाहिर है कि आप कोई ऐसा टास्क तो चूज करेंगे नहीं जो बहुत आसान या बहुत कठिन हो, क्योंकि आसान टास्क आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और ज्यादा कठिन टास्क आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। दूसरा, यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम पता नहीं होगा, आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए अपने गोल्स के चुनाव के साथ साथ उसके फीडबैक का भी इंतजाम कीजिए। और तीसरा है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चल रही है तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पर हैं, और सफल होने के लिए, महान लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कई बार असफल भी होना पड़ सकता है। चौथा डोमेन होता है एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। यह एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। फिर भी आज के समय में ज्यादातर लोग भावहीन और उदासीन होते जा रहे हैं। इसका एक कारण हिंसा में बढ़ावा भी है। हिंसा इतना ज्यादा बढ़ गया है और टीवी सिनेमा में इतना ज्यादा दिखाई जाने लगा है कि दूसरों को तकलीफ में देखने के बावजूद भी लोगों को अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यह हमारे भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी का होना बेहद जरूरी है। अपने एम्पैथी को हम 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला, ऑब्जर्व अदर्स। अक्सर हम हमारे घर वालों और दोस्तों के फीलिंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, जो उनके दुख का कारण बन जाता है। लेकिन ऑब्जर्व मात्र करके हम उनके फीलिंग्स को आसानी से समझ सकते हैं। बस हमें उनके साथ थोड़ा समय बिताना है और उनके रिएक्शंस पर गौर करना है। दूसरा है अंडरस्टैंड अदर्स। किसी व्यक्ति से बात करने के बाद आप खुद से यह सवाल कीजिए कि वो इंसान कैसा फील करता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। इसे कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। और तीसरा है रेजोनेट विथ अदर्स। दूसरों के साथ सही तरीके से रेजोनेट करने के लिए आपको उनकी जगह खुद को रख के सोचना होगा। यह एक दो-धारी तलवार जैसी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप को दूसरों की जगह रखते रखते खुद की ही पहचान भूल जाते हैं। 5वां डोमेन है पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। संवेदनशील लोग अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा ज्यादा सजग रहते हैं। बेशक हर रिश्ते में गलतफहमी होने की संभावना होती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि समय रहते हमें उसे सुलझा लेना चाहिए। जैसे किसी अजीज दोस्त या पार्टनर से लड़ाई होने पर हमें अपने गुस्से को किनारे रख के उससे माफी मांग लेनी चाहिए। इससे हमारा कद और ऊंचा ही होगा, घटेगा तो नहीं। हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि गलती ना होने पर भी हर बार आपको ही झुकने की जरूरत है। इस काम को हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस यह बखूबी जानता है कि कब हमें माफी मांगना है और कब नहीं। इस संसार के हर एक पहलू को देखने और समझने का नजरिया हमारे इमोशंस पर निर्भर करता है, क्योंकि इस संसार को लेकर हमारा ज्ञान ही इनडायरेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने पार्टनर से नाराज हैं और आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप शांत चित्त से सोचेंगे तब आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर तरीके से नजर आएंगी, और तभी आपको यह एहसास होगा कि शायद आप उन्हें कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे। या फिर मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल करता है, जो आपको बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग लगता है, और जब आपको यह भी लगने लगता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तब आपका गुस्सा फूट जाता है। इसके बजाय आप खुद से पूछिए कि अगर वो आपको बार बार कॉल करते हैं तो क्या हुआ। जरूरी नहीं कि वो कंट्रोल फ्रीक हो, यह भी तो हो सकता है कि उन्हें आपकी फिक्र हो। पार्ट 4, डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स। देखा जाए तो जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप की कमी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि औरतें दूसरों के इमोशंस एकदम सही तरीके से समझती हैं। स्पेसिफिकली बोला जाए तो औरतों में ज्यादा सहानुभूति होती है, और यही एक सिंपल फैक्ट ढेर सारी परेशानियों की वजह भी बनता है। जैसे कि औरतों को कई बार शिकायत होती है कि उनके पार्टनर एकदम ठंडे नेचर के हैं, और ज्यादातर औरतें उनके इस कोल्डनेस को गलत तरीके से ले लेती हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनके पार्टनर अब उन्हें उतना प्यार नहीं करते या नापसंद करते हैं, जो अक्सर सच नहीं होता। तो इसके बाद क्या होता है? फिर क्या, औरतें कई बार ओवर रिएक्ट करने लगती हैं, अपने पार्टनर से लड़ने लगती हैं, और फिर यहीं से उस रिश्ते में सारी मुसीबत की शुरुआत होने लगती है, क्योंकि रिएक्शन में आदमी भी ओवर रिएक्ट करते हैं और स्थिति ब्रेकअप या डाइवोर्स तक की नौबत पर आ जाती है। क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर कैसे काम आता है?
सबसे पहले तो यह मान लीजिए कि औरतें इमोशनल इंटेलिजेंस में मर्दों से बेहतर होती हैं, जिसका मतलब है कि आदमी लोग ओवर रिएक्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में 2 चीजें जान लें। जैसे कि जब आपके पार्टनर रूड वे में बिहेव करें तो आप तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, और जब कीजिए तो उन्हें बहुत प्यार से पहले शांत करने की कोशिश कीजिए। वहीं दूसरी तरफ औरतों को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो उन्हें यह मानना ही होगा कि बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की है तो मर्द बायोलॉजिकली ही इसमें बुरे होते हैं, और शायद इसीलिए वो कई बार सामने वाले के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में भी मैटर करता है। सेम इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के एक ग्रुप में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मोनी इंप्रूव करना ज़्यादा आसान होता है। ऐसे में हमें हाईली इंट्रोवर्टेड और इमोशनली डिस्टेंट लोगों को ऐसे ग्रुप में कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, उनके चुनाव का सम्मान कीजिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ भी सेव कर सकता है तो शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी है। लेखक के एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनके 50 से कम उम्र में मरने के चांसेस 7 गुना ज्यादा होते हैं। ज्यादा गुस्सा कई सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए कई टाइप के थेरेपीज हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी असरदार मानी जाती है, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है। हालांकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट खुद नहीं जानते कि वो वाकई में लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधार रहे होते हैं। अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कई फायदे होते हैं, जैसे उनकी फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों में रिजेक्शन होने पर मेंटल इश्यू ज्यादा पाया जाता है, और इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला, दे हाइड देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। जैसे ब्रेकअप होने के बाद अक्सर ये लोग अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, अकेलेपन के डर से दिन रात पार्टी करने लगते हैं। लेकिन इन सब से सिचुएशन और खराब ही होती है। यहाँ पर उनके लिए यही सलाह है कि ऐसे में आप अपने इमोशंस को रिजेक्ट करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर रोने का मन है तो रो लीजिए, अगर चिल्लाने का मन है तो चिल्ला लीजिए, लेकिन अपने फीलिंग्स को मत दबाइए। दूसरा, दे रिफ्रेन फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सल सेल्फ इवेल्युएशंस। ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद ये लोग खुद में कमी देखने लगते हैं, जो कि गलत है। हालांकि यह कॉमन बात है, क्योंकि कभी हम खुद को बुरा समझते हैं और कभी अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम अपने बारे में एक ग्लोबल नेगेटिव व्यू अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी हम हर चीज हर क्षेत्र में खुद को कम समझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया या वो रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हर चीज में बुरे हैं, और इसीलिए वो सैडनेस से जल्दी बाहर भी निकल आते हैं। पार्ट 5, कॉजेज ऑफ बैड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए जेंडर के अलावा कुछ नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें एक है फैमिली। जैसे हम कैसी फैमिली में पले बढ़े हैं, इसका भी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पर काफी फर्क पड़ता है। जैसे जिन लोगों की फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके घर के सदस्यों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी लो होता है। ऐसे लोग खुद के और दूसरों के इमोशंस से पूरी तरह अनजान होते हैं। इनका खुद के ही इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां बैड फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से लोगों में साइकोपैथी प्रॉब्लम्स तक विकसित हो जाती है। उनके अंदर संवेदनशीलता, सहानुभूति जैसे गुण ही नहीं होते हैं, जिन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे प्राइमरी पार्ट माना जाता है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर कोई जिसका बचपन खराब गुजरा है वो एक साइकोपैथ ही बन जाए। और यह भी संभव है कि अगर कोई डैमेज बचपन में हुआ है तो उसे बाद में थेरेपी की मदद से रिवर्ट किया जा सकता है। जैसे साइको एनालिसिस एक ऐसी ही थेरेपी होती है जो हमारे पास्ट की गहराई में जाकर बुरी यादों को भुलाने में हमारी मदद भी करती है। पार्ट 6, टेम्परामेंट इज नॉट एवरीथिंग। हमारे टेम्परामेंट काफी हद तक हमारी जीन्स से प्रभावित होता है, तो इसलिए इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यह हमारे अंदर जन्म से ही होता है। बहुत पुरानी टाइम से फिलोसफर्स ने अलग अलग पैटर्न्स के बिहेवियर्स नोट किए हैं, जो लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ऐसे ही एक फिलोसफर्स थे हिपोक्रेट्स, जिन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। उन्होंने लोगों को इन 4 ग्रुप में बांटा था। तो चलिए देखते हैं कि हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहला, कोलैरिक। ये लोग रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, इमोशनल के साथ साथ चिड़चिड़े भी होते हैं। इनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है और अक्सर ये बड़े इमोशनल और सेंसिटिव ढंग से रिएक्ट करते हैं। इन्हें गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, फिर ये आसानी से शांत नहीं होते और इन्हें घूमना फिरना काफी पसंद होता है। दूसरा ट्रेट है सैंग्विन। एक तरह से यह लोग कोलैरिक्स टाइप के ही होते हैं, क्योंकि यह भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन यह जल्दी शांत हो जाते हैं।
इनके इमोशंस भी उतने ही गहरे होते हैं जितने कि कैलोरिक्स टाइप के लोगों के होते हैं, लेकिन यह कूल डाउन भी जल्दी होते हैं। यह काफी सामाजिक होते हैं और दिल खोलकर हंसते हैं। तीसरा, मेलनकोलिक। यह लोग उतने सामाजिक नहीं होते हैं बल्कि थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन यह दुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि यह इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। यह लोग एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक नहीं होते हैं, जो भी करते हैं काफी आराम से धीरे धीरे करते हैं और वैसे यह ज्यादा टाइम शांत ही रहते हैं। और चौथा है फेलगमेटिक। यह लोग भी काफी शांत नेचर के होते हैं, हालांकि ये उतने इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होते। अगर इन्हें गुस्सा आता भी है तो यह जल्दी मान भी जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।